हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी का जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल बोलते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हु डिस्कवर्ड सेल। सेल को सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने देखा था। और जो फ्री लिविंग सेल है उसको लीवेंहॉक ने सबसे पहले एग्जामिन किया था। अब हमने देखा था कि सेल क्या होता है। तो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का या बॉडी का, उसको हम सेल बोलते हैं। सेल के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी सेल होगा तो उसके मेन 3 कंपोनेंट होंगे। ये बाहर का जो बाउंड्री है आप देख सकते हो, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, मिडल के अंदर ये जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, और ये जो आप स्पेस देख रहे हो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। और ये जो बाउंड्री है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो कोई भी सेल होगा तो उसका काम क्या होगा? सबसे पहले ये बात यहाँ पर आती है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल। सेल काम क्या करता है? तो सेल जो है वो उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का एक्सचेंज होना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना, ऑक्सीजन बाहर निकलना, ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, डाइजेशन का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ओके, वाटर का इन और आउट होना। तो ये सारे फंक्शन जो है वो सेल करता है। तो एवरी सेल डू अ फंक्शंस लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और भी बहुत सारे वर्क है, हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन कोई भी सेल होगा तो उसके मेन 3 कंपोनेंट होंगे। ओके, सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बाउंड्री को बोलते हैं, दैट इज आल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट इज साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर आप ये जो बीच में देख रहे हो सर्कल दैट इज न्यूक्लियस। ये सेल के मेन 3 कंपोनेंट है, राइट। अब हम आज ये तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, राइट। ओके, तो एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कि शॉर्ट नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन, या तो राइट डाउन अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप पहले तो ये समझ लो कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज द बाउंड्री। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या होगा। आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं, एग्जाम में आपको पॉइंट में ही लिखना है, और नोटबुक में भी आप पॉइंट्स में ही लिखोगे, पैराग्राफ में नहीं लिखोगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल। कोई भी सेल होगा उसकी बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ओके, अच्छा ये ध्यान से देखो, यहां पर आपको फिगर समझना है। ये जो पूरा पार्ट है ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट, जो सेपरेट करता है किसको? साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग। ये बात आसपास को हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग, यानी बीच में आ जाता है। ये बाउंड्री बीच में आती है। किसके बीच में आती है? साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हर एक सेल की बाउंड्री होता है, जो सेपरेट किसको करता है? साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग, और उसके बीच में क्या आ जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला पॉइंट आप क्लियर कर लो, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से अलग करता है। ओके, नंबर 2 पॉइंट आप याद रखोगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है वो दोनों टाइप के सेल में होता है। दोनों टाइप के सेल मतलब प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखोगे। थर्ड बात, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड्स में। और यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
उसमें छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, राइट, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो ये भी आप लिख सकते हो कि इट हैज अ माइन्यूट पोर्स, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओके, एंड बाय विच उसके थ्रू वो क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर एक्सचेंज, ये सब करेगा। तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। बात कर रहे हैं हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके बाद आएगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब ये वर्ड आपको समझना है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी सिलेक्टेड चीजों को ही वो अंदर बाहर होने देगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अंदर जा सकती है, सारी चीजें बाहर आ सकती है, नहीं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इट अलाउस सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करेगा, कुछ मिनरल्स को अंदर और बाहर होने देगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सेल के अंदर जा सकती है या सेल के अंदर की सारी चीजें बाहर आ सकती है। सो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, इसका एक क्वेश्चन भी है, साइंटिफिक रीजन भी है, राइट, ध्यान से देखो। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज फ्लेक्सिबल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है। ओके, कैन बी फोल्डेड, बिल्कुल फोल्ड भी हो सकता है, ब्रोकन, टूट भी सकता है, और रीयूनाइटेड, वापिस जुड़ भी सकता है। तो इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी फोल्डेड, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन बी ब्रोकन एंड इट कैन बी रीयूनाइटेड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, तो पॉइंट्स वापस क्लियर कर लो। इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। Number 2, it is present in both animal cell and plant cell. Number 3, it is made up of protein and lipid. It has a minute pores. Okay, ये पॉइंट आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा में। It is selectively permeable. It allows some minerals in or out of the cell, and it is flexible. It can be folded. It can be broken. It can be reunited. तो ये तो हमने बात की सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, राइट। एग्जाम में आप चाहो तो ये नॉर्मल फिगर ड्रॉ करके आप एरो करके बता सकते हो, राइट। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको यहां से निकाल देता हूं, ध्यान से देखो। अब आपको यहाँ पर 2 वर्ड और समझने हैं। अब आप बोलोगे कि सर किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ओके, तो पॉइंट का नाम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मूवमेंट किस तरीके से होगा किसी भी सब्सटेंस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहां पर मान लो कि ये एक सेल है, ओके, दिस इज न्यूक्लियस, मैं एन लिख रहा हूं। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दैट इज साइटोप्लाज्म, और ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक दीवार, ओके, सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की दीवार। ओके, तो ध्यान से देखो किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट का सब्सटेंस होगा। तो इसमें 2 मेथड है। एक तो है डिफ्यूजन, एक वर्ड आपको समझना है, डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये अचानक होने वाला मूवमेंट है। ओके, कि सब्सटेंस का अचानक मूवमेंट होता है। क्यों होता है, तो ध्यान से देखो, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये वर्ड आपको याद रखना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन से समझो, मैं आपको ये मीनिंग इसका समझा देता हूं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन क्या है। डिफ्यूजन से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर निकले, ये मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, मान लो कि ये जो सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया है। ओके, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया है, लो हो गया है, और बाहर जो है वो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर सेल के बाहर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी बाहर जो ज्यादा ऑक्सीजन है वो अंदर चला जाएगा, राइट। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, यानी जब भी मतलब कि सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होगा और बाहर ज्यादा होगा तो बाहर से अंदर जाएगा। और मान लो कि अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया है,
जरूरत से ज्यादा हो गया है, ओके, तो वो क्या काम करेगा, बाहर आ जाएगा, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ही जाएगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है। तो यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। ये कौन से रीजन से होगा, कौन से एरिया से होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि बाहर ही हाई कंसंट्रेशन होगा, अंदर भी हो सकता है। अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। अगर अच्छा अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो वो बाहर आ जाएगा, यानी इन शॉर्ट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ओके। तो O2 एंड CO2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और ये जाएगा किसके थ्रू, ये सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस किसके लिए है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, इतना याद रखना। एक और प्रोसेस है ऑस्मोसिस। कौन सा, ऑस्मोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी इसके अंदर वाटर का मूवमेंट होगा। डिफ्यूजन में किसका मूवमेंट हुआ, O2 एंड CO2 का। ऑस्मोसिस में किसका होगा, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होना। इसमें भी यही कंसेप्ट काम लगेगा कि अगर सेल के अंदर पानी बहुत कम है, लो कंसंट्रेशन में है, और बाहर ज्यादा पानी है, तो वो पानी अंदर चला जाएगा। और मान लो कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, जरूरत से ज्यादा, तो वो पानी बाहर आ जाएगा। यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट जो डिफ्यूजन में था वो ऑस्मोसिस में भी रहेगा। अच्छा, ऑस्मोसिस प्रोसेस किसके लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। डिफ्यूजन किसके लिए है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, यानी ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा, ऑस्मोसिस प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। नाम याद रखना आप इसको, इट इज ऑल्सो नॉन एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, किस चीज से बना है, उसका काम क्या है, ओके, और कौन सी प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है। इसके पॉइंट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, फिर आपको लिखना है।